Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Kashif Iqbal and you are watching YouTube channel Biokemia. Students, आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम बोर्ड्स मॉडल को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ ऑर्बिट्स की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। सबसे पहले तो एनर्जी जो किसी भी एटम की होती है वो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। यानी किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कॉम्बिनेशन होगी। अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि E T इक्वल्स के ई प्लस पी। के ई रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी एंड पी रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है और ये हाफ mv² के बराबर है, जबकि बोर्ड्स मॉडल से हमने पढ़ा है कि mv² जो है वो ze² 4πε0r के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम ये mv² की जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे इस mv² की जगह पे पुट करेंगे। सो वी विल गेट ke is equal to half ze² 4πε0r। नाउ 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 into 4 ये 8 आ जाएगा, बाकी एज इट इज ये इक्वेशन आ जाएगा। नाउ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की इंटरेक्शन की वजह से होती है और ये हमारे पास -ze² डिवाइड बाई 4πε0r के बराबर है। अब हमने क्या करना है, इसमें एक और चीज आपने नोट करनी है कि जो इसमें ये नेगेटिव साइन है ये डिनोट कर रहा है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर से किसी भी एटम के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इसकी एनर्जी में कमी आएगी। ठीक है, सो एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस व्हेन वी ब्रिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंफिनिटी इनटू द एटम और इनटू द विसिनिटी ऑफ एन एटम। जितना आप न्यूक्लियस के करीब जाएंगे इतनी एनर्जी आपके पास कम होती जाएगी। सो दैट इज व्हाई वी यूज द माइनस साइन। अब टोटल एनर्जी हमने इससे पहले पढ़ा कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ze² 8πε0r है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ze² 4πε0r है विद अ माइनस साइन। तो इसको हम प्लस इंटू माइनस जब करेंगे तो माइनस आ जाएगा, बाकी इक्वेशन एज इट इज आ जाएगा। नाउ टोटल एनर्जी इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अगर हम दोबारा इसको जरा देख लें तो इसकी हम LCM लेंगे। 8πε0r है और यहाँ पे 4πε0r है, तो इसका जब हम LCM लेंगे तो ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास LCM आ जाएगा। तो जब हम इसको एज LCM लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगा वो होगा z² - 2ze² डिवाइड बाई 8πε0r। अब z² से जब हम 2ze² को माइनस करेंगे तो हमारे पास -ze² रह जाएगा। हम इसमें यूं करेंगे कि ये जो r है यहाँ पर इसको हम सेपरेट कर लेंगे और बाकी जो इक्वेशन है उसको सेपरेट कर लेंगे। तो r यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो हम इसको 1 और r लिख लेंगे। अब r की जो वैल्यू है वो हमने बोर्ड्स मॉडल से ऑलरेडी डिराइव की हुई है, जिसकी वैल्यू ε0 डिवाइड बाई ze² πm है। इसको हम इन्वर्ट करते हैं तो ये r की जगह पे 1 और r आ जाएगा और ये ε0 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ze² πm जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन को हमने इन्वर्ट करके ये वाला इक्वेशन हमने हासिल कर लिया। अब इसी इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 6 में जो है वो पुट करेंगे। तो जब इक्वेशन 6 में इसको हम पुट करेंगे तो z² πε0r और 1 और r की जगह पे ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। सो वी विल गेट दिस वन। नाउ अब यहाँ पे अगर आप देखें तो z इंटू z² आ जाता है, e² इंटू e² e4 आ जाता है, m अपनी जगह पे आ जाता है और ये पाई जो है ये इस वाले पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपके पास 8 है तो 8 आ जाएगा, ε0 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये स्क्वायर हो जाएगा और n² अपनी जगह पे आ जाएगा। मजीद इसमें हम यूँ करेंगे कि जो कांस्टेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे। तो इसमें z और n के अलावा ये सारे जो हैं बाकी वो कांस्टेंट्स है तो उसको हमने सेपरेट कर दिया, z और n को हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, z जो है वो प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, तो डिफरेंट एटम के लिए मुख्तलिफ हो सकता है, और n जो है ये नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी आपके पास एनी होल नंबर हो सकता है 1 2 3 4 एटसेट्रा। या इस जो कांस्टेंट्स हैं
इनको हम सिंपल के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इनकी अगर वैल्यू की हम बात करें तो 2.17 × 10⁻⁸ जूल पर एटम इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, या 1312.36 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल में 1312.36 आएगा और जूल पर एटम में 2.1 × 10⁻18 आ जाएगा। तो के की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं और के की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा हम यूनिट यूज कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टोटल फाइंडिंग द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब अगर हम हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन के लिए इसी एनर्जी की इक्वेशन को यूज करते हुए एनर्जी ऑफ डिफरेंट शेल्स या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स वो मालूम करना चाहें, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के लिए Z 1 के बराबर है, तो यहाँ पे Z की जगह पे 1 आ जाएगा, तो 1/n², ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z 1 के बराबर है। अब अगर हम फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम करना चाहते हैं तो K की जगह पे हम 1312.36 यूज करेंगे और n की जगह पे हम 1 यूज करेंगे, क्योंकि n हमने 1 लिया हुआ है, तो ये ओवरऑल हमारे पास -1312.36 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है फर्स्ट शेल में वो इसके बराबर होगी। इसी तरह अगर हम सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम करना चाहते हैं तो जस्ट हम क्या करेंगे, n की जगह पे यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, तो 2 जब पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, यानी इसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे, तो इसको जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट -328.32 किलो जूल पर मोल एंड सो ऑन। इस तरह हम कर सकते हैं। अगर हम 4th और 5th लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम की एनर्जी अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यही इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। n की जगह पे अगर 4th शेल के लिए हम करना चाहते हैं तो n की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, n की जगह पे हम 4 यूज करेंगे। अगर 5th के लिए हम मालूम करना चाहते हैं तो n की जगह पे हम 5 यूज कर लेंगे। तो फॉर द 4th ऑर्बिट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1312.36 × 1 और 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 आता है, तो इसको हम 16 में डिवाइड करके -82 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह 5th ऑर्बिट के लिए अगर हम करना चाहते हैं तो 5th ऑर्बिट के लिए हम n5 पुट करेंगे, ठीक है। जब 5 को पुट करेंगे तो वी विल गेट 105 स्क्वायर या 125, तो 1312 को 25 पे डिवाइड करके वी विल गेट दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। नाउ अगर हम एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 ऑर्बिट्स इसको मालूम करना चाहें तो ऑलरेडी हमने एनर्जी कैलकुलेट की फ्रॉम द प्लैंक्स थ्योरी, फ्रॉम द बोर्स मॉडल। हमें पता है कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है ये E2 - E1 के बराबर है। इसमें E2 जो है ये हायर शेल को रिप्रेजेंट करता है और इसमें जो E1 है ये लोअर शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमें पता है कि जो E है वो -E4 m × z² डिवाइड बाय n² n² इसके बराबर है, ठीक है। तो अब हम सिर्फ E2 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे और E1 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो E2 के लिए ये सारा इक्वेशन सेम आ जाएगा, सिर्फ फर्क जो है वो n में आएगा। E2 के लिए ये n2 होगा और E1 के लिए ये n1 होगा, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे आप देखें, दिस इज बेसिकली E2 और ये जो है ये बुनियादी तौर पर E1 है, ठीक है। तो E2 के लिए हम n2 यूज करेंगे, E1 के लिए हम n1 यूज करेंगे, बाकी एज इट इज सेम इक्वेशन आ जाएगा। जिस तरह ये वाला इक्वेशन है ये इक्वेशन इस तरह आ जाएगा, माइनस अपनी जगह पे बाकी इक्वेशन, और ये वाला माइनस जो है ये इसी इक्वेशन का माइनस है और ये माइनस फिर इस इक्वेशन का अपना माइनस है। तो नेक्स्ट माइनस टू माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा, तो नेक्स्ट इक्वेशन में ये ब्रैकेट हम खत्म करेंगे, माइनस टू माइनस प्लस लेंगे, ठीक है। अब मजीद हम इस तरह कर सकते हैं कि ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम इस साइड पे ले आएंगे और इसको इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। जस्ट स्टार्ट में हम पॉजिटिव को ले लेंगे और एंड पे हम नेगेटिव को ले लेंगे। तो ये n1 वाला जो है ये हम इधर ले आएंगे बिकॉज इट इज द पॉजिटिव साइन, और नेगेटिव साइन वाले को लास्ट पे ले जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन हमारे पास फाइनली आ जाएगा। अगर इस इक्वेशन में आप देखें हमने क्या किया है, इसमें जस्ट हमने ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, इसमें भी यही सेम कांस्टेंट मौजूद हैं, तो चूंकि दोनों में सेम चीज मौजूद है तो इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। आफ्टर टेकिंग दिस एज कॉमन, तो इसमें से सिर्फ ये वाला हमारे पास रह जाएगा z² n1², और यहां से हमारे पास सिर्फ रह जाएगा z²
n2 स्क्वायर और ये माइनस अपनी जगह पे यहाँ मौजूद रहेगा। सो ये जो है ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाता है डिफरेंस ऑफ एनर्जी के लिए। अब अगर इसकी हम वैल्यू लिखें तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई है, ठीक है। अगर Z को हम 1 कंसिडर करें, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए ये Z हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है, तो ये वाला Z जो है ये 1 हो जाएगा। तो सिंपल हम हाइड्रोजन के लिए जब डिफरेंस ऑफ एनर्जी मालूम करेंगे तो इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, ठीक है। अब ये जो टर्म है इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने एनर्जी में फाइंड की हुई है 2.10⁻⁻18 जूल पर एटम या 1312.36 इंटू किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल में इसकी ये वैल्यू आएगी, जूल पर एटम में इसकी ये वाली वैल्यू आएगी, बाकी जो है सेम इक्वेशन होगा। तो किलो जूल पर मोल में ये वाला इक्वेशन हम डिफरेंस ऑफ एनर्जी के लिए यूज करेंगे। अब इसी तरह अगर हम फ्रीक्वेंसी को मालूम करना चाहते हैं, लेट्स से अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शेल से दूसरे शेल में मूव करता है तो वो रेडिएशन या तो एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। अब उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो उस सेम एनर्जी इक्वेशन से हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। हमें प्लांक्स कांस्टेंट से ये पता है कि डेल्टा ई जो है ये एच न्यू के बराबर है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि जो न्यू है ये डेल ई बाई एच, यानी इस एच को हम इधर ले आते हैं तो ये डिवीजन में चला जाएगा। सो न्यू डेल ई बाय एच जो है हमारे पास आ जाता है। इसमें एच प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, डेल ई डिफरेंस इन एनर्जी है। अब डिफरेंस ऑफ एनर्जी की इक्वेशन अभी हमने डिराइव कर ली, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी के लिए ये इक्वेशन हमारे पास आता है, इसको अगर हम देख लें तो ये यहाँ से ये सारा इक्वेशन जो है ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी वाला इक्वेशन है। इसमें ये h जो है ये इस इक्वेशन वाला h मौजूद है। तो ये h स्क्वायर और ये h ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास h क्यूब आ जाएगा। सो दिस इज फाइनल इक्वेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी, फॉर फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह अगर हम वेव नंबर को मालूम करना चाहते हैं तो वेव नंबर के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। अब न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, इसको हम रीअरेंज अगर करते हैं तो इसको अगर आप देख लें तो इसमें सी बाई लेमडा जो है ये देखें आप, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि सी इंटू 1 ओवर लेमडा, ठीक है। और ये जो 1 ओवर लेमडा है ये बुनियादी तौर पे न्यू बार के बराबर है, ठीक है, यानी वेव नंबर के बराबर है। तो न्यू अपनी जगह पे, सी अपनी जगह पे और 1 और लेमडा की जगह पे हमारे पास न्यू बार आ जाता है, राइट। या न्यू बार को अगर हम निकाल लेते हैं तो सी जो है वो इस साइड पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो न्यू बाय सी इज इक्वल टू न्यू बार ये हमारे पास आ जाता है। तो इससे हम वेव नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन अभी हमने डिराइव कर लिया है, तो फ्रीक्वेंसी का जो इक्वेशन है वो सारा हम लिख लेंगे। ये सारा फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सी मौजूद है तो इस सी को हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया, ठीक है। तो ये जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास है, दिस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द वेव नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल। तो यहाँ पे ये सारा जो फैक्टर है ये कांस्टेंट है चूंकि, तो इसके लिए हम सिंपल r जो है वो यूज करते हैं। अब r क्या है, r बुनियादी तौर पे रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर ये इसकी वैल्यू है। अब अगर हम वेवलेंथ मालूम करना चाहते हैं तो सेम इक्वेशन को हम यूज करके वेवलेंथ को भी मालूम कर सकते हैं। अब हमें पता है कि वेव नंबर और वेवलेंथ ये आपस में रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। वेव नंबर अभी हमने फाइंड कर लिया कि r इंटू 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। जस्ट इसी इक्वेशन को आप इन्वर्ट करें क्योंकि आपको पता है कि लेमडा यानी वेवलेंथ जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ द वेव नंबर है, ठीक है। तो ये वेव नंबर जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने 1 ओवर न्यू बार लिया है तो r से 1 ओवर r बन जाएगा, ठीक है। और 1 ओवर n1 माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर्स जो हैं ये भी इन्वर्ट होकर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन व्हेन इट जंप्स फ्रॉम one orbit to another orbit. So this is all about finding the energy, find the energy difference, frequency, wavelength, wave number of the electron in an atom or when an electron jumps from one shell to another shell. Thank you for watching. If you haven't subscribed the channel, please do subscribe to Alchemia. You can also like and follow our Facebook page GHSS Tode Swabi. Thank you for being with us. Assalamu alaikum.